नमस्कार दोस्तों, एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक टू एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज 15 अगस्त है, यानी भारत का इंडिपेंडेंस डे। तो आज एफआई टीम की तरफ से, एफआई फैमिली की तरफ से मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे भारत के आज़ादी के 100 वर्ष के सीरीज में जितने एपिसोड हैं, आप सब का बहुत प्यार मिला हमें। आप सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आप सबके इतने एप्रिशिएशन हमें मिल रहे हैं मेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू। तो हम एफआई की टीम से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आज आज़ादी के इस दिवस पर हमारे डायरेक्टर रिस्पेक्टेड श्री दीपक जैन जी की तरफ से, वो दोस्तों आज आना चाहते थे, लेकिन उनकी व्यस्तता की वजह से और रिकॉर्डिंग का समय के वक्त उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आने की वजह से वो आ नहीं पाए। उन्होंने अपना मैसेज भेजा है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहूँगा। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी मित्रों को हृदय से नमस्कार करता हूं। मेरे साथी संजीव अरोड़ा जी इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं और साथ में हमारे सबके प्रिय और वरिष्ठ मित्र श्रीमान अशोक जैन बड़जात्या जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका इस कार्यक्रम में। मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से आपको और मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हृदय से बधाई देता हूं। आपका और एफआईआई का जो एमओयू हुआ है वो मध्य प्रदेश के औद्योगिक जगत में एक नया मील का पत्थर बनेगा। और इसके साथ ही मैं आपको भी बधाई देता हूं, आपने जो मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमान संभाली है, मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं आज सभी को फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये जो अमृत काल है, अब से लेकर के भारत अपने 100 वर्ष स्वतंत्रता के जो पूरे करेगा, इस काल के अंदर हम हर क्षेत्र के अंदर नई ऊंचाई को छू रहे हैं। आर्थिक जगत में, खेल के जगत में, मेडिसिन के फील्ड में, स्वास्थ्य के फील्ड में, चिकित्सा के फील्ड में, हर फील्ड के अंदर हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट और किसी भी क्षेत्र का नाम लें, नेवर बिफोर नेवर अगेन, ऐसे मापदंड हमारे देश के नेतृत्व ने हमारे सामने तय किए हैं। और मुझे लगता है कि समय से पहले सारे मापदंडों के आधार पे हमारी प्रगति भी होगी और हम उसके आधार पे ही विश्व की ऊपर की 3 चुनिंदा आर्थिक शक्तियों के अंदर गिने जाएंगे। मैं आशा करता हूं आज अशोक जी का जो स्नेह और मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है, उसका लाभ औद्योगिक जगत को होगा। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। दोस्तों, हमारे भारत की सीरीज में हम भारत की बात कर रहे हैं कि हमारा भारत 100 वर्ष की जो आजादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उसका विजन सामने रखते हुए कि 1947 का भारत कैसा था, आज का भारत कैसा है और 2047 में भारत कैसा होगा। हम बात कर रहे हैं भारत के यूथ की, उसकी डेवलपमेंट की, जो कि पहले
सर्विस क्लास की माइंडसेट के साथ चलता था, आज एंटरप्रेन्योरशिप माइंड के साथ चलता है। इसी श्रृंखला में हम हर हफ्ते कोई ना कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट लेकर आते हैं। हर हफ्ते हमारे साथ कोई ना कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट हमारे बीच आते हैं और हम बात करते हैं भारत की इंडस्ट्रीज की, भारत के लोगों की, भारत के यूथ की। तो आज भी हमारे बीच में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, श्री अशोक बड़जात्या जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। हमारे इस मंच पर। नमस्कार। जी, जय आत्मनिर्भर भारत। जय आत्मनिर्भर भारत सर। अशोक जी के बारे में मैं क्या बोलूं, बस एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि श्री अशोक बड़जात्या जी जो न केवल एक सफल व्यवसायी हैं बल्कि एक समर्पित समाज सेवी भी हैं। श्री बड़जात्या वर्तमान में हिंदुस्तान फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और साथ ही मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री बड़जात्या जी समाज कल्याण के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और उन्होंने फास्ट IAS नामक एक चैरिटेबल कोचिंग सेंटर की स्थापना की है, जो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है। उनके कार्य न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक सेवा के माध्यम से भी प्रेरणादायक हैं। तो सर, आज आप हमारे इस मंच पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी स्वागत के साथ जी, और इसी स्वागत के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे ऑडियंस से आप अपनी जर्नी को शेयर करें। आप आज एक जो कामयाब व्यावसायिक भी हैं और सामाजिक तौर पे भी इतने सक्रिय हैं, तो एक बहुत हमारे लिए ऑनर की बात है आपका साथ होना भी और आपके रूबरू होना भी। तो आप अपनी प्लीज जर्नी थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें सर। See, I started from a family of a small trader. My father was a small trader. Then I completed my engineering studies from Indore and went to US for post-graduation studies in 1969. जबकि अमेरिका 7 समंदर पार हुआ करता था, आज वो सिर्फ एक ही समंदर पार है, अटलांटिक ओशन के पार ही है। हम ये समझते थे, मैं जब गया तब भी ये समझता था कि मेरे को 7 समंदर जाना पड़ेगा, 1 2 3 इस तरह से। अमेरिका में अपनी परीक्षा अपना पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने वहाँ 2 साल करीब कुछ नौकरियां की, ताकि एक्सपोजर मिले, एक अनुभव मिले। और वो लेके जब मैं सोच के ही गया था कि आई विल कम बैक टू माई कंट्री एंड सर्व माई कंट्री, आई केम बैक टू इंडिया। उसके बाद उस समय 1972 में कोई माहौल नहीं था, इंडस्ट्रियल माहौल इंदौर का। मैं आई कम फ्रॉम इंदौर। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यवसाय तो बहुत अच्छा था, पर इंडस्ट्री के नाम पे बहुत कुछ नहीं था, कुछ नहीं था या तो यूं कहूँ, ना एक्सपीरियंस था। साल भर भटका, कुछ करने के लिए सफल नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आई इंडस्ट्रियलाइज द फैमिली बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन एनिमल फीड्स। आई स्टार्टेड माय ओन एनिमल फीड इंडस्ट्री एंड फॉर्चुनेटली किस्मत ने मुझे साथ दिया और हम आगे बढ़ते रहे। काफी वर्षों तक ये काम किया। वी हैव वर्क विद यूनिलीवर, लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड, मेनी कंपनीज दे वर इन दैट फील्ड एट दैट टाइम, अब तो नहीं होंगी। उनके साथ काम किया, अनुभव प्राप्त किए, लोगों से मिला, उनके MD, उनके बाकी के लोगों से भी। और फिर मैंने सोचा कि अब कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो आई थॉट ऑफ कि क्या करें। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से शुरू से कुछ मेरे को ऐसा लगाव सा था, तो आई थॉट व्हाई नॉट गो टू ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एंड टुडे वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्सिपिएंट्स इन फार्मा इंडस्ट्री एंड हिंदुस्तान फॉस्फेट हैज ए नेम इन दिस इंडस्ट्री। ये करने के बाद जब बच्चे मेरे आए तो सोचा कि क्या किया जाए। They were trained as a chemist from Purdue University और IIM किया उसने बेंगलोर से, कलकत्ता से। फिर मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो वी स्टार्टेड ए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। दिस इज सेरोसॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, which is responsible for making a product ERP system for educational institutions like universities, colleges, and schools.
जी। We are now present in 30 countries of the world, and millions of students are using our ERP system, and hundreds of institutions are using our ERP system. इसके बाद अब समय यह था कि मैंने ऐसा सोचना शुरू किया कि आई हैव टू गिव बैक टू दी सोसाइटी फ्रॉम विच आई हैव टेकन सो मच, माय फैमिली हैज टेकन सो मच. So I started working in my Samaj, which is a Jain Samaj, and rose to the level of national president. We have a premier institution, Digambar Jain Mahasamiti, which has 67,000 members all over India, and I became their national president. काफी वर्षों तक उसमें काम किया, लोकल स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे, नेशनल लेवल पे और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी. कुछ लोगों ने कहा कि आपका जो एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, व्हाई नॉट शेयर दिस विद द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंदौर. सो आई बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश, AIMP वी कॉल इट, जो कि अखिल प्रदेश स्तरीय संस्था है, इंडस्ट्रियलिस्ट का एसोसिएशन है. उसमें काफी काम किया मध्य प्रदेश सरकार के साथ. माय एसोसिएशन वाज पार्टनर मेंबर ऑफ इन्वेस्टर समिट. शुरू ही हुई थी, दूसरी इन्वेस्टर समिट थी मध्य प्रदेश की. उस समय एक कल्ट शुरू ही हुआ था इंडस्ट्रियल समिट्स का. उसमें मैंने पूरी सहभागिता की, और वो जो पूरी इंडस्ट्रियलिस्ट समिट थी उसको ऑर्गेनाइज किया. फिर कुछ किस्मत ने साथ दिया, मैं चेयरमैन ऑफ मालवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चेयरमैन बना, और इस तरह से मेरी इंडस्ट्रियल यात्रा भी चलती रही. कुछ मेरे थिंकिंग से RSS के निकट था, तो आई एम ए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ देयर वन ऑफ द ट्रस्ट which funds many activities of RSS. तो उसका भी मैं भी प्रेसिडेंट हूँ. इस तरह से अपने जीवन मैंने व्यतीत किया है. जी, धन्यवाद सर. आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल है. मैं समझता हूँ आज का यूथ जो है बहुत इंस्पायर होगा आज के आपके इस इंट्रोडक्शन से. सर, अब हम अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट जो हमारा ऑडियंस से क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने जैसे बताया कि आप मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप चेयरमैन, बतौर चेयरमैन आपने अपनी सेवाएं दी. तो मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में आप कुछ बताएं और अचीवमेंट्स के बारे में बताएं उसके अंतर्गत. See, we have been working on city level and state level. सिटी लेवल पे हमने मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी इंदौर को घोषित करने के लिए अभी भी अभियान चला रखा है. अभी तक पूरी घोषणा नहीं हुई है, कुछ घोषणा हुई है, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है. तो वी आर ट्राइंग टू सी दैट इंदौर इज डिक्लेयर्ड एज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड देन डेवलप्ड एज ए इंडस्ट्रियल एज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी. सरकार के साथ हमारी काफी वार्ताएं चल रही हैं. वो चाहते हैं कि छोटा एरिया एक मेट्रोपॉलिटन बना जाए. हम चाहते हैं कि इंदौर की करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जो आसपास की शहर हैं, छोटे उज्जैन, देवास, महू, इस तरह के शहरों को भी साथ में लिया जाए. वी हैव गिवन ए प्लान टू द डेवलपमेंट अथॉरिटी हाउ टू डेवलप ए मेट्रोपॉलिटन सिटी. उसके क्या कारक हो सकते हैं, क्या करना चाहिए और कहाँ हमने गलतियां की हैं, उनसे भी कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो ट्रैफिक की हो, जलमल निकास बोर्ड की हो. आप देख रहे हैं शहरों में जरा सी बरसात में अब पानी भरने लगा है, वे वाटर पूल बन जाती हैं. ये क्यों हो रहा है, उसका भी हमने स्टडी की, सबमिट किया उनको कि भाई इंदौर कम से कम इस तरह से दिल्ली जैसे शहरों की तरह पानी के अंदर जरा सी 1 इंच की बारिश, 2 इंच की बारिश में हमारे शहर डूब रहे हैं. इसके बारे में भी हमने उनको बताया. दूसरा, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर आप पूछना चाहें तो हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी जमीनें, औद्योगिक जमीनें सरकार द्वारा दी गई, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन लीज होल्ड बेसिस. इसलिए AIMP के समय से मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन्हें फ्री होल्ड लैंड किया जाए, ताकि जब इंडस्ट्री तकलीफ में आती है तो वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर या अपनी जमीन को बेचकर कुछ प्राप्त कर सकें और अपनी प्रॉब्लम को कम कर सकें.
सरकार इससे भी अभी तक सहमत नहीं हुई है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर हमको ये अधिकार मिल जाए और हमारी जमीन फ्री होल्ड हो जाए, तो जो एप्रिसिएशन लैंड का हुआ है वो हमारे को इंडस्ट्री के जो घाटे हो जाते हैं उसको पूरा करने में सहायक हो सके। इंदौर में अपीलेट बेंच अभी तक नहीं है जीएसटी की, हम उसका कोशिश कर रहे हैं सरकार के साथ, प्रदेश स्तर पे, केंद्र स्तर पर, कि इंदौर बीइंग ए ट्रेडिंग कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, कम से कम उसको मद्देनजर, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन इंदौर से होता है, स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट में, और सबसे ज्यादा जीएसटी के क्लाइंट्स भी या जो उनके ग्राहक हैं वो भी इंदौर में हैं, तो यहाँ अपीलेट बेंच की स्थापना होना चाहिए। ये काम हम कर रहे हैं। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच की बात सरकार ने कई बार की, परंतु जैसा चाइना में क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट हुआ है, फर्नीचर का क्लस्टर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्लस्टर है, टॉयज का क्लस्टर है, वी हैव बीन टॉकिंग, द कंट्री हैज बीन टॉकिंग अबाउट इट, state my state has also been talking about it, but no concrete thing has been done. We have developed some clusters, but they are not as good or as wide as China has been able to do. हम उसके लिए भी सरकार से बात कर रहे हैं, चलती रहती है। We have achieved some success, कुछ होना बाकी है। सिंगल विंडो सिस्टम की इसलिए 40 तो नहीं समझिए 30 साल से बात चल रही है कि इंडस्ट्री को सिंगल विंडो सिस्टम दिया जाए। होता ये आया है, शायद दिल्ली में और अन्य प्रदेशों में भी हुआ है, एक और विंडो सिंगल विंडो के नाम पे खुल जाती है। वी हैव ऑलरेडी 20 विंडोज, अनदर विंडो कम्स इन द नेम ऑफ सिंगल विंडो। आप सिंगल विंडो पे तो फिर हर विंडो पे आपको आवश्यक है। तो वी हैव नॉट बीन एबल टू इम्प्लीमेंट, दो गवर्नमेंट विशेस टू डू इट, गवर्नमेंट चाहती भी है पर शायद इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। हमने वो बात भी स्टडी करके सरकार को रखी है कि हम कहाँ फेल होते हैं और ये क्यों नहीं हो पाता है। शॉर्टेज ऑफ लैंड इज वेरी कॉमन टू इंडिया, चाहे वो इन एमपी हो, दिल्ली हो, यूपी हो, वी हैव ए शॉर्टेज ऑफ लैंड, वी हैव ए बिग पॉपुलेशन टू सर्व टू। उसके लिए मैंने इंदौर के लिए, इंदौर के आसपास के लिए सरकार को योजना दी है कि हम इंडस्ट्रियल गालाज, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव गोइंग टू पीथमपुर 40 किलोमीटर दूर कहीं दूसरे इंडस्ट्रियल स्टेट में जाएं। ए स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री कैन नॉट सर्वाइव इफ दे गो अवे फ्रॉम द मेन सिटी। उसका क्या हल हो सकता है? तो जैसा बॉम्बे में आपने देखा होगा, बॉम्बे का डेवलपमेंट हुआ है इंडस्ट्रियल गालाज की, 3-3 मंजिलों तक छोटी इंडस्ट्री चलती है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। तो इंडस्ट्रियल गालाज बनाने की बात कही, उससे वर्टिकल एक्सपांशन होगा, हमको जमीन की उपलब्धि, जमीन कम लगेगी और ज्यादा इंडस्ट्रीज को सर्व कर सकेंगे। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव है वो मैंने लिए हुए हैं। आई हैव बीन फाइटिंग दिस विद दिस इनिशिएटिव्स फॉर लास्ट से ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स। कुछ सफलता मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, बट द फाइट इज ऑन। जी सर, ये आपने अपनी जो जर्नी बताई, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो मैं आगे और भी और सवाल पूछना चाहूंगा, कुछ और सवाल निकल कर आए हैं, लेकिन इससे पहले एक सवाल है कि अभी हाल ही में आपने मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एफआईआई के बीच में आपने एमओयू साइन किया है। तो सर, जैसे आप मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए आप इंदौर और यूपी के डेवलपमेंट के बारे में या प्रॉब्लम्स के बारे में सरकार के आगे आप अपनी बात को रख रहे हैं, कहीं आपको कामयाबी मिली है, कहीं नहीं मिली, आपने जैसे बताया कि जर्नी जारी है। तो अभी एफआईआई जो है वो भी पूरे भारत के उसमें ये काम कर रही है और एफआईआई की जो प्रेजेंस है वो 44 कंट्रीज और 22 स्टेट्स में है और आप भी उसके पार्ट हैं, उनमें से एक हैं। तो अभी जो एमओयू साइन हुआ उसकी सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, और उसके अलावा सर आप फ्यूचर विजन बताएं कि अब आगे क्या होने वाला है, एमसीसी और एफआईआई दोनों को मिलकर क्या विजन है? मेरा इमेट दीपक जैन साहब, जो आपके डायरेक्टर जनरल हैं एफआईआई के, आई मेट हिम, आई फाउंड हिम ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन एंड ए वेरी एग्रेसिव पर्सन। उद्योगों को लेकर या हमारे देश को लेकर काफी एग्रेसिवली वो काम कर रहे हैं। आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। मैंने उनसे कहा, उन्होंने भी इस बात को हाँ भरी कि लेट अस कम टुगेदर, मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एफआईआई,
and we can pool our resources. इंदौर में आपकी उतनी प्रेजेंस नहीं है या मध्य प्रदेश में आपकी उतनी प्रेजेंस नहीं है, तो दैट विल आल्सो इंक्रीज, एंड हमारी प्रेजेंस इंदौर स्टेट के बाहर कम है. So we both will be benefited and it will be synergetic for both of us, to which he kindly agreed. So first please convey my thanks to Deepak ji कि उन्होंने एक अच्छा काम किया. अब मैं जो थ्रू FII करना चाहता हूं कि इससे हम हमारे मेंबर्स जो भी हैं उनकी रीच अभी स्टेट लेवल तक है, सिटी एंड स्टेट लेवल तक, उसको नेशन तक ले जाएं और फिर इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं. आज का व्यवसाय, आज की इंडस्ट्री, आज का ट्रेडिंग बिजनेस कैन नॉट ओनली डिपेंड ऑन नेशनल और सिटी लेवल. इट हैज टू एक्सपांड. यू हैव टू थिंक ग्लोबली. जो गलती हमारे उद्योगों ने की है कि हमने एक छोटी इंडस्ट्री डाल दी, उसमें खुश होकर उसको चलाते रहे. चाइना ने काम इंटरनेशनल लेवल पे किया. अगर हम कोई प्रोडक्ट 1000 यूनिट्स बनाते हैं, चाइना स्टार्टेड मेकिंग ए लेक और 10 लाख सच प्रोडक्ट्स एंड स्टार्टेड सेलिंग इट ऑल ओवर द वर्ल्ड. चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मोबाइल्स हो, लैपटॉप्स हो, दे अचीव्ड एन इंटरनेशनल लेवल. हम वो नहीं कर पाए इतनी अच्छी तरह से. तो मेरा जो इसमें विजन है कि हम अपने सदस्यों की, मालवा चेंबर की और मेरी खुद की इंटरनेशनल लेवल तक की सोच डेवलप करें, हमको उसकी रीच मिले और हमारे को उस तरह के कॉन्टेक्ट्स मिले. दूसरा, क्रिएटिंग अवेयरनेस. दिस इज नॉलेज एरा. आज कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए पहली इंपॉर्टेंट वस्तु है इज नॉलेज. हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट योर बिजनेस, हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट योर बिजनेस इंटरनेशनली, नेशनली एंड स्टेट वाइज. FII से हमको वो कॉन्टेक्ट मिलेंगे, वो सोर्स मिलेगा कि हम हमारे सदस्यों को का अवेयरनेस लेवल, इंटेलिजेंट लेवल इस स्तर तक ले जा सकें. दिस इज वन एस्पेक्ट ऑन विच आई एम ट्राइंग टू वर्क विद दीपक जी कि कैसे हम इंटरनेशनल लेवल तक की सोच. अभी तो पहली चीज है कि वो अपने थिंकिंग प्रोसेस में आए. थिंकिंग प्रोसेस में आए, देन यू विल कलेक्ट, स्टार्ट गैदरिंग नॉलेज, स्टार्ट गैदरिंग डाटा, स्टार्ट गैदरिंग टेक्निकल नो हाउ. तो ये सब हम करें. और इसके बाद जो चीज चाहिएगी हमको वो स्किल डेवलपमेंट है. वी आर टॉकिंग ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज. वी आर नॉट टॉकिंग दैट मच ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, स्किल डेवलपमेंट ऑफ ओनर्स लाइक मी. हमारी भी तो स्किल पुरानी हो रही है. हमारी स्किल, हमारी भी यंग एंटरप्रेन्योर्स की भी हो सकता है कि स्किल इतनी अच्छी नहीं हो. स्किल डेवलपमेंट इज आल्सो टू बी टेकन. जो काम अन्य देशों में शायद ज्यादा हुआ है, भारत में कम हुआ है. वी हैव बीन टॉकिंग ऑफ अबाउट पास्ट नॉलेज. हम हमारे पुरातन नॉलेज जो बहुत अच्छा है, हमारी बहुत बड़ी विरासत है. आई एम नॉट डिनाइंग दिस, बट वी हैव टू एक्वायर न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज व्हिच कैन बी डन थ्रू FII, एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव आई एम गोइंग टू डू. जी सर, एक पुराना शेयर है, आपसे शेयर करना चाहूंगा. वैसे तो आपने सुना ही होगा कि मैं अकेला ही चला था गालिब, मैं चलता गया और कारवां बनता गया. तो दीपक जी ने जर्नी जो स्टार्ट की, आज वो परिवार इतना बड़ा हो चुका है और अब आप भी जुड़े हैं. तो नेचुरली सर, जहाँ पे एक इकट्ठे चलने की भावना होती है और एक डायरेक्शन में चलने की भावना होती है, वहां पे बरकत भी होती है, ग्रोथ भी होती है. और जैसे आपने बोला स्किल डेवलपमेंट की बात की, तो आपके पास जैसे इतना वास्ट एक्सपीरियंस है और इसके साथ आप इस मेंटेलिटी के साथ है कि हाँ स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स का. तो ये एक जो एक्सपीरियंस और स्किल डेवलपमेंट का कॉम्बिनेशन है, आज का जो स्किल डेवलपमेंट है, आज का माहौल है टेक्नोलॉजी वाला, तो ये डिजिटल युग में जो है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा. ये 10x 100x तक जाएगा ग्रोथ को लेकर. और इसके अलावा मोदी जी ने जो किया, उन्होंने ये स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया ये बनाया. उसके उन्होंने योगा के ऊपर किया, स्वच्छ भारत अभियान किया, वुमेन एम्पावरमेंट किया. मतलब उन्होंने हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, सब कुछ, पर्सनल लाइफ, सबके ऊपर उन्होंने एक माइंडसेट बनवाया लोगों का. लोग उस पर चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो सबकी डेवलपमेंट भी हो रही है. ठीक है, 100% रिजल्ट नहीं होते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, तो 100% रिजल्ट नहीं आते, लेकिन हाँ ठीक है,
लेकिन वो जो हो रहा है वो हमें दिख रहा है, क्या अच्छा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब हमें दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक जो बेसिक चीज है कि हम सब जब एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं तो और उस तरफ चल पड़ते हैं तो फायदा होता है, ग्रोथ होती है। दूसरी बात, Modi ji has impacted every aspect of our society. He has जी impacted every aspect of industries also. जी आप देखिए यूपीआई सिस्टम, डिजिटलाइजेशन, और अभी जो रिसेंटली एआई, जी अमेरिका गए थे तब उन्होंने एआई का एक नई परिभाषा दी, अमेरिका एंड इंडिया। तो यू कैन कम टुगेदर ओनली इफ यू डू दिस। तो एआई को भी उन्होंने एक नई परिभाषा दी। जी अभी स्किल डेवलपमेंट की जो बात मैं कर रहा हूं तो हमको एआई, अब मेरे लिए भी एआई एक नई चीज है। 2 साल, पिछले 2 साल में 3 साल में डेवलप हुई है। वी हैव टू लर्न व्हाट इज एआई, हाउ टू यूज दिस एआई फॉर बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्री, फॉर बेनिफिट ऑफ आवर ट्रेड, फॉर बेनिफिट ऑफ फाइनेंस। Many aspects have opened up knowledge gathering. So he has really impacted the thinking process of all the entrepreneurs of this country and the way of doing the business in this country. जी I agree with you fully. Uh, सर इसका एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अपडेट रहना ही प्रेजेंट उसकी स्थितियों के साथ आगे बढ़ना है। आज अगर हम देखें अमिताभ बच्चन जी को, अमिताभ बच्चन जी इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको यंग जनरेशन भी देखना पसंद करती है, क्योंकि वो every all ages. जी, तो उसमें आज जो उनको सभी एजेस के लोग देखना पसंद करते हैं, इवन यंग जनरेशन भी, तो यानी कि उन्होंने अपने आप को उसके वो अपडेट रखते हैं और सबके साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलते हैं। तो वही माइंडसेट सबका होना चाहिए और आगे तक बढ़ेंगे नेचुरली। अच्छा सर, इसमें अब अगला जो सवाल है कि जो जैसे आपने बताया, आपने इंदौर का, यूपी के बारे में बताया, जो जो आपने सरकार के आगे भी रखा मल्टी फ्लोर इंडस्ट्रीज के लिए, और भी जो जो आपने पॉइंट्स बताए उसके अकॉर्डिंग सर मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जो आप एफआईआई के साथ भी एमओयू हुआ, तो ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर्स के लिए फायदा होने वाला है, कैटेगरीज के बिजनेसेस को, या ये ओवरऑल बेनिफिट होने वाला है? ये थोड़ा सा बताएं। नहीं, मेरा जो थॉट प्रोसेस ये है कि इफ वी डेवलप द स्किल, इट कम्स विद एवरी इंडस्ट्री, बी इट फार्मा, हेल्थ or finance, anything. If you develop your AI skills, it will benefit all the industries. So I think normally, generally, to not work for a specific type of industry, we work with all type of industries and try to develop the general things which with the industries require, the entrepreneurs require, their employees require. So all these things will help them improve in all these sectors of our industry and trade. I do not work because trade is also a very important part of any. If industry survives, the trade is also to survive. Without trade, no industry can survive. Without industry, no trade can survive. Both are brothers and sisters, and they both have to go ahead. So we think of in Malwa Chamber, and दीपक जी को भी मैंने कहा कि let us think of a trading platform, a trading sector also, that we have to see that it also grows. The small traders, they need to be, again, their skill to be improved and all such things. जी सर, जैसे हमारे इस प्रोग्राम में हम भारत के 100 आजादी के 100 वर्ष के सीरीज का ये अभी हमारे एपिसोड चल रहे हैं, तो जिसमें हम भारत की बात करते हैं, तो भारत जो 1947 में जब आजाद हुआ तब की भारत की स्थिति, आज की भारत की स्थिति और आने वाले भारत की स्थिति, हम 3 अलग अलग पहलुओं पे बात करते हैं। तो आप अपने क्या व्यूज देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर के नजरिए से? Fortunately for us, जी चाइना का अभी जो वन ऑफ द बिग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट, बिगेस्ट इज चाइना टुडे। अमेरिका से भी बड़ा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉर आवर टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। चाइना का डाउनफॉल चालू है बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, उनका विस्तारवादी दृष्टिकोण, जो भी हो, उनकी कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है, एंड इट हैज कम फ्रॉम इट इज देयर लेगेसी।
वो चाहते हैं कि दूसरे राष्ट्रों पर कब्जा किया जाए, विस्तारवादी नीतियां बनाते हैं। लोगों का उन पर विश्वास कम हुआ है। वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड दैट दे कैन नॉट डिपेंड ऑन चाइना, they are not dependable partners. India has come up as a dependable partner. And that is our biggest advantage that we can bank upon for आत्मनिर्भर भारत या 2047 का भारत, जैसा आप कह रहे हैं कि आज के जब हम आजादी के 100वें साल मनाएंगे 2047 में, तब इंडिया का क्या होगा। तो मैं आई एम वेरी बुलिश ऑन इट बिकॉज ऑफ चाइनाज डाउनफॉल, बट दैट इज किसी के डाउनफॉल से आगे नहीं बढ़ सकते। India is also coming up. Our policies made by the government, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, the state governments also have realized that unless they improve the economy of the country, they improve the economy of their citizens. And they not only improve, empower नहीं करें। अभी क्या हो रहा है, थोड़ी सी yes, states have started giving them help. ये लाडली बहना योजना, इसमें कन्या योजना, they are giving money, but they have also realized that empowering them, without empowering we cannot achieve the target. We are trying to do this, and I'm sure third largest economy तो हम बनने ही वाले हैं, बहुत शीघ्र बनने वाले हैं। We are going to be number one. Europe and USA are also facing problems which India has faced. We are coming out of those problems and they are going into those problems. Caste के हों, creed के हों, they are going now facing these problems. This is a time when India can become number one in the economy. हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ रहा है, हमारा नॉलेज बेस बढ़ रहा है, and all these factors are very positive. I am bullish on it. जी 2047 will be India's year. That is what I believe, and that is what is going to happen in future. ऐसा मैं मानता हूँ। तो जैसे अभी आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की, सर आप भी जो है एमसीसी के अंडर आप सबको गाइड करते हैं आत्मनिर्भर कैसे बने। आत्मनिर्भर बनने के ऊपर आप प्रॉपर हर एक को गाइड करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की जो मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया, उसके तहत आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मेरा युवाओं के लिए मैसेज है, थिंक ऑफ फ्यूचर। अभी हम क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर इतना उलझ जाता है अपनी बातों में कि वो प्रेजेंट की सोच पाता है, बहुत ज्यादा भविष्य नहीं देखता। आई एम टॉकिंग ऑफ मिडिल क्लास, स्मॉल क्लास एंटरप्रेन्योर्स। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं कर रहा, वो हमारा विषय भी नहीं है, शायद वो हमारी इस बात को सुनेंगे भी नहीं। बट most of the entrepreneurs should think of their future at present तकलीफों के बावजूद। दूसरा, become self dependent। भारत आत्मनिर्भर बने वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम भी तो आत्मनिर्भर बने। अशोक बढ़ should become self dependent। हिंदुस्तान फॉस्फेट should become self dependent। इंदौर should become self dependent। जो गांधी जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि जो स्वराज है वो पूरे गांव तक जाए। Not only Indore, but a small village should become self-dependent. Self-dependent मतलब ये नहीं कि सारी चीजें खुद ही बनाए, पर अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहे। तो it starts with your own self, then it comes to the city, it comes to the state and to the nation, of course. ये करने के लिए आवश्यक है हमारा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट गलतियां कर लेते हैं, लेस डेट। अब कम डेट लेके हाउ टू प्रोग्रेस फास्ट। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कर्जा कम लेते हैं तो आपकी प्रोग्रेस भी कम हो जाती है। दिस इज ए वेरी, पर आप ज्यादा ले लेते हैं तो भी आपने परिणाम देखे हैं उसके। आधी इंडस्ट्रीज, 30% इंडस्ट्रीज क्लोज डाउन विद इन ईयर, 2 years, 3 years। तो आपने को वी हैव टू मेक देम अवेयर कि कितना डेट ले सकते हैं और कितना नहीं लेना चाहिए। सो दे शुड बी, फॉर बिकमिंग सेल्फ डिपेंडेंट यू हैव टू थिंक अबाउट द डेट दैट यू टेक। अब डेट नहीं है, हाउ टू रेज मनी। Small entrepreneurs should think of going to small stock। अब जैसे NSE ने, BSE ने चालू किया है प्लेटफॉर्म फॉर मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो अपने को IPO के बारे में भी सोचना चाहिए। हम नहीं सोच पाते, इतना समय भी नहीं है, उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर के पास वो एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है।
he has to take that expertise, for which you require some money. You have to allocate some funds from your profit to such activities, because that is what is going to take you to a trajectory path, a higher growth path. तो अपने को अपने आईपीओ के बारे में भी सोचना चाहिए. We should think of this thing on small platforms on NSE or BSE. और लास्ट में you have to develop a very good team. और अच्छी टीम के लिए अच्छे आदमियों का होना जरूरी है. अगर आप सेकंड क्लास थर्ड क्लास एम्प्लॉइज रखते हैं तो आपकी ग्रोथ भी वही होगी, गार्बेज इन गार्बेज आउट. सो अब ये बचना बहुत मुश्किल है. फॉर गेटिंग अ टॉप टैलेंट फॉर ए स्मॉल और मीडियम क्लास इंडस्ट्री इज डिफिकल्ट. इफ यू गेट इट आल्सो यू कैन नॉट रिटेन इट, बट यू हैव टू फाइंड सम वेज कि यू मेक ए एक्सेलेंट टीम with excellent people who can deliver you excellent results. तो इन सब ये these are all I'm talking सब एक दूसरे के विरोधी हैं. You have a less profit. आप बहुत अच्छा टैलेंट नहीं खरीद सकते, खरीद भी लगे तो उसको रिटेन नहीं कर सकते आज के माहौल में. बट यू हैव टू फाइट. और जो इन सब से लड़के आगे चले जाए वही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है. यू हैव टू फाइट विद ऑल दीज ऑड्स एंड स्टिल keep going ahead. जी, तो आपकी इस बात से एक और भी बात है कि एमएसएमई के लिए ये गोल्डन पीरियड है जब सरकार ने ये आईपीओ के लिए जो रास्ते इतने आसान कर दिए. जब एक आदमी थोड़े से एफर्ट करे तो वो 0 to हीरो बनने का सफर तय कर सकता है. तो सर आज सवाल तो और भी हैं लेकिन समय में अलाउ नहीं कर रहा है, तो आज मैं आपके एक मैसेज के साथ आज प्रोग्राम को यहीं कंक्लूड करना चाहूंगा. तो आप आज के प्रोग्राम में एक प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए कोई अपना एक मैसेज दें भारत के यूथ के लिए, भारत के एमएसएमई के लिए, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे. तो सर आज प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे दर्शकों से कोई मैसेज दें, हमारे यूथ को, हमारे भारत के एमएसएमई को. मैसेज सिर्फ एक ही यही है कि कश्तियां लहरों से टकराएंगी तभी किनारे नसीब होंगे. अगर आपको किनारे तक आना है, बीच मझधार में नहीं डूबना है, तो लहरों से तो टकराना पड़ेगा. रास्ते में पड़े नदी के थरों पर टकराकर ही निनाद होता है, आवाज होती है. अगर पत्थर विहीन नदी होगी तो आवाज भी नहीं होगी, उसमें से स्वर भी नहीं निकलेंगे. कभी भी घबराइए मत. परसुएशन बहुत बड़ी चीज है और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए. और दूसरा सबसे बड़ी चीज, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. जो पहले सीखा है उसको भूल जाइए. हर 5 साल में, अब तो पहले हम 10-15 साल में भूलने की बात करते थे, अब एवरी 2-3 years यू हैव टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड इन पास्ट एंड देन अगेन रीलर्न. पहले हमने कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर के बाद हमने एप्लीकेशन सीखी, अब एआई सीख रहे हैं. सो प्लीज इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए. इट इज ऑफन रिपीटेड, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. जी, थैंक यू सर. और दोस्तों आज के इस मैसेज के साथ आज हम अपने प्रोग्राम को समाप्त करने की ही इजाजत चाहते हैं. और आज एक मैसेज सर ने दिया जो कि बहुत ही गहरे मतलब के साथ है, हमें समझने की जरूरत है. लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. कि पहले सीखो फिर उसको मिटाना है, मिटा के फिर नया सीखना है. अगर नया सीखेंगे पुराना नहीं मिटाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी. तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज अशोक सर की जर्नी से, उनके विजन से आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा. और एफआई का जो एमओयू साइन हुआ अशोक जी के साथ और दीपक जी के साथ, उसको लेकर इंदौर और यूपी के लिए तो फायदा है ही, लेकिन सारे परिवार का फायदा है. जब कोई परिवार में सदस्य ऐड होता है तो सारे परिवार का फायदा होता है, सारे परिवार में खुशियां आती हैं. और एफआई 44 कंट्रीज और 22 स्टेट्स में प्रेजेंस है और आप सबके प्यार के साथ चल रहा है. आप सबकी टीम
इतना अच्छा कार्य कर रही है। और तो इसी के साथ दोस्तों आज इजाजत लेंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ। और अशोक सर, आज आपने अपना समय दिया, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you very much, Sanjeev ji, जी, and have a nice time and a very good day. थैंक यू सर। Jai Bharat. जय भारत।